आप सभी लोगों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो हम लोग पढ़ रहे थे, थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे साइंस का, जिसमें केमिस्ट्री वाला पार्ट था। थर्ड चैप्टर हमारा क्या था? ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल, धातुएं एवं अधातुएं, ये पढ़ रहे थे। जिसमें से हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था कि धातुओं के हम लोग रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने कोई भी धातु के रासायनिक गुण पढ़े थे। जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जो इसके पहले वाले वीडियोज में, कि जो हमारी धातुएं होती हैं वो हमारी ऑक्सीजन करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, और उसमें बहुत सारी ऐसी धातुएं तो जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली क्रिया नहीं कर रही थी, और कुछ ऐसी थी जो डायरेक्टली क्रिया कर रही थी। जैसे उसमें क्या था, मैंने एक चीज बताई थी कि जो सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं होती हैं जो जल के साथ क्या करती हैं, तुरंत अभिक्रिया कर लेती हैं। उनको पकड़ते उसमें आग पकड़ लेती है हमेशा। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगी, जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया पड़े थे या वायु के साथ क्रिया पड़े थे, कि जैसे वो ऑक्सीजन या वायु के संपर्क में आती हैं वो तुरंत ही आग पकड़ लेती हैं। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को हमेशा केरोसिन में, जिसे मिट्टी का तेल कहते हैं, उसमें रखा जाता है। ये चीज हमने पढ़ा था। अब उसमें एक चीज और पढ़ा था लास्ट में, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको रिवाइज करा रहा हूं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड में मैंने ये बताया था कि वी ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करे उसे उभयधर्मी। देखो, उभय मतलब होता है उभयचर, जो दोनों स्थितियों में रहे। अगर मैं उभयचर की बात करता तो वे कहते जो जल और थल में दोनों रह लेते हैं, उसे उभयचर कहते हैं। ये उभयधर्मी है, जो दोनों चीजें, उभय मींस होता है दोनों स्थितियों में। तो ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, इसलिए ऐसे ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। वो उभयधर्मी ऑक्साइड था हमारा Al2O3। ठीक है, अब इसी Al2O3 को जब हमने, देखो कैसे किया था, कि दोनों के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी एक तो हमारी अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगा और नंबर 2 क्षार के साथ भी अभिक्रिया करेगा। तो यदि अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया कराया था हमने, कि मान लो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया तो हमारा बनता था AlCl3 बन जाता था, और प्लस का हमारा क्या बन जाता था, जल बन जाता था। ये चीजें हमने पढ़ी थी। अब क्रिया को अगर बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर लो, कि यहाँ पे 2 एल्युमिनियम हो तो यहाँ पे 2 एल्युमिनियम कर दोगे, गुरु जी 2 एल्युमिनियम हो गया। अब यहाँ पे देखो क्लोरीन कितनी हो गई, इधर 2 3 6 क्लोरीन हो गई, इधर भी 6 क्लोरीन कर दो। ठीक है, हाइड्रोजन देखोगे 6 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन है तो 2 3 6 हाइड्रोजन हो गई। ये थी हमारी अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कर रहे थे। यदि इसी की क्षार के साथ अभिक्रिया करते Al2O3, NaOH क्षार ले लेते, NaOH क्षार, तब हमारा बन जाता सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड, या सोडियम एल्युमिनियम NaOlO3। ठीक है, तो ये हमारा ये चीज बन रहा था Al2। ठीक है, तो हमारा ये चीज बन रहा था, प्लस का जल जरूर बनेगा इसमें। अब इसको बैलेंस कर लेना, एक सोडियम है तो एक सोडियम इधर है, 2 एल्युमिनियम इधर है तो यहाँ पे 2 एल्युमिनियम कर लेना। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 2 3 1 4 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कर लो, देखो 2 2 4 हो गए। हाइड्रोजन इधर हमारे कितने हैं, हाइड्रोजन इधर देखो 2 2 4 हाइड्रोजन है, इधर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो इसको भी बैलेंस कर लेना। ठीक है, इस अभिक्रिया को बैलेंस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सोडियम हो गए और ऑक्सीजन हमारे 5 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे 3H2 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अभिक्रिया को अपने आप से बैलेंस कर लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए अपने आप से बैलेंस कर लेना। ठीक है, ये तो मैंने सिखाया ही, तो मैंने सिर्फ इतना याद दिला रहा हूं कि जो ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो हमारी अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करें और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करें, तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। तो हमारा ये उभयधर्मी ऑक्साइड था। ठीक है, यानी ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करें उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, ये मैंने बताया था। अब हम आते हैं इस वाले चैप्टर में पढ़ने के लिए। अब हम इसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे इसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, जिसमें से हमारी जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया, यदि कोई भी धातु है
वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, ये चीज समझना। कोई भी अगर कोई भी धातु है हमारी जल के साथ अभिक्रिया करेगी, या तो उसका धातु का जो धातु लेंगे उसका ऑक्साइड बनाएगी, या तो उसका हाइड्रोक्साइड बनाएगी, दो ही चीज बनाएगी। यानी जब हम जल की मान लो कि कोई भी धातु ले लिया अब प्लस इसकी जल के साथ अभिक्रिया कराया, तो हमेशा धातु ऑक्साइड बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा। ये चीज धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड। जो धातु रहेगी उसी का धातु का हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। यदि सोडियम धातु है तो सोडियम का सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और एक क्या है, इसमें हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस हल्की, ठीक है। तो एक चीज हमें पढ़ेंगे कि जल के साथ अगर कोई भी रासायनिक कोई भी हमारी धातु में होती हैं, अगर उनकी जल के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। कोई भी धातु ले लिया, ठीक है, जैसे मैंने सोडियम धातु ले लिया, मान लो कि हमने कोई धातु ले लिया सोडियम, गुरुजी कहोगे सोडियम धातु ले लिया, सोडियम ले लिया, और जल का सूत्र क्या होता है बेटा, H2O होता है, H2O पानी है। अब कहोगे धातु ऑक्साइड गुरुजी, और सोडियम के धातु का ऑक्साइड सूत्र क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके यही इसके ऑक्साइड का मैंने नहीं बताया था कि NaOH इसका हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, किसके, सोडियम के। सोडियम कार्बोनेट का बताया था Na2CO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट का बताया था NaHCO3 है। ये सोडियम के हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, ये कार्बोनेट का सूत्र है, ये बाइकार्बोनेट का सूत्र है। एक एक चीज के इतने होते हैं। अब देखो यहाँ पे धातु ऑक्साइड बनाने के लिए मैंने कहा, तो धातु ऑक्साइड क्या है, NaOH इसके मतलब बनेगा गुरुजी, NaOH बना दिया, NaOH बना दिया, ठीक है, NaOH बना दिया, प्लस का इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल लिया, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल लिया। अब क्रिया को संतुलित करो। यहाँ पे देखो कितने हाइड्रो, यहाँ पे सोडियम एक सोडियम, अच्छी बात है। हाइड्रोजन ले लिया गुरुजी इधर, तो 2 हाइड्रोजन है, इधर ही 3 हाइड्रोजन है। इसको कैसे बैलेंस करें, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यदि यहाँ पे मैंने 2 सोडियम कर दूं, 2 हाइड्रोजन और कर दूं, तो इधर 4 हाइड्रोजन हो गया, इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गया। 1 सोडियम 2 सोडियम 2 सोडियम, देखो 2 सोडियम हो गया। ऑक्सीजन भी देखो 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर है। हाइड्रोजन देखो 2 2 4 हाइड्रोजन, ये नीचे में गुणा करता है, 4 हाइड्रोजन है, और 2 हाइड्रोजन प्लस 2 ये वाला 4 हाइड्रोजन। यानी कोई भी ये धातु ऑक्साइड, एक धातु हमारा हाइड्रोक्साइड बनाया है। देखो दोनों चीज बन सकती है, या तो ऑक्साइड बनेगा या तो धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। यदि मैं यही मान लो कि अब देखते हैं कि एग्जांपल कहे गुरुजी आपने हाइड्रोक्साइड तो बता दिया, अब ऑक्साइड बना के जरा दिखाना। तो यदि मान लो कि मैंने लोहा ले लिया, आयरन धातु ले लिया, इसकी जल के साथ अभिक्रिया बनाओ, ठीक है, तो इसके ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe3O4, Fe3O4। अब गुरुजी आपने बताया था कि हाइड्रोजन गैस तो जरूर बनेगी, लो बना दिया हाइड्रोजन गैस। अब क्रिया को बैलेंस करो, इधर देखो 3 Fe है तो इधर भी 3 Fe कर दिया। इधर ऑक्सीजन देखो 4 है, इधर यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, 1 ही है, तो यहाँ पे 4 से गुणा कर दो, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखो कितना हो गया, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, इधर यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 4 लिख दो, 4 दूनी 8 गुणा कर देगा, 8 हाइड्रोजन। तो ये देखो यहाँ पे ये ऑक्साइड बना रहा है, ये ऑक्साइड बना रहा है यहाँ पे, जिसके साथ खाली ऑक्सीजन हो वो ऑक्साइड है बच्चा, जहां पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हो हाइड्रोक्साइड है, या हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है। तो गुरुजी हमें एक बात समझ में आई कि जब किसी धातु की, जब कोई भी धातु रहे उसकी यदि जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उस धातु का या तो ऑक्साइड बनेगा या तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, और दूसरी चीज हाइड्रोजन गैस जरूर बाहर निकलेगी। तो ऐसे लिखना, ठीक है, कि धातु में जल के साथ अभिक्रिया करके, धातु में जल के साथ अभिक्रिया करके
अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। धातु, यही अभिक्रिया लिखना है, धातु ऑक्साइड, ठीक है, या धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड। देखो धातु जरूर इसके साथ रहेगी। देखो क्या थी, आयरन था, आयरन का ऑक्साइड बनाया, जो धातु यहाँ पे लेंगे उसी का ऑक्साइड बनाएगा, तो इसे धातु ऑक्साइड कहेंगे। ये देखो धातु ही है, इसी के साथ हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ये धातु हाइड्रोक्साइड है। यानी एक चीज गुरुजी समझ में आई कि यदि कोई भी धातु है, यदि हम उसको पानी के साथ अभिक्रिया कराएंगे, उसको तब क्या होती है कि हमारी उसकी या तो हाइड्रोक्साइड बनाती है या तो ऑक्साइड बनाती है। लेकिन बच्चा एक चीज का ध्यान रखना कि सारी जो धातुएं होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग जल के साथ अभिक्रिया करती है, जल की विभिन्न अवस्थाओं के साथ अभिक्रिया करती है। कहोगे गुरुजी इसका मतलब क्या होगा? कुछ ऐसी धातुएं होती है जो ठंडे जल से अभिक्रिया करेंगी, कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करेंगी, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। कुछ ऐसी धातुएं होंगी जो गर्म जल से भी नहीं करेंगी, जो गर्म जल का जो भाप उठती है, जलवाष्प होती है, उसके साथ अभिक्रिया करेंगी। बहुत सारे ऐसी इसकी कंडीशन है, तो उनको हम नोट करते हैं। तो ऐसे लिखना कि धातुएं जल के साथ अलग अलग स्थितियों में, ठीक है, क्रिया करती हैं। हेडिंग डालो, धातुएं जल के साथ अलग अलग अवस्थाओं में, या जल के अलग अलग अवस्थाओं के साथ, जल के अलग अलग अवस्थाओं के साथ, अलग अलग अवस्थाओं के साथ अभिक्रिया करते हैं, अवस्थाओं के साथ अभिक्रिया करते हैं। यानी जो जल है, देखो धातुओं के साथ अभिक्रिया कर रही है, लेकिन विभिन्न अवस्थाओं के साथ कर रही है। कुछ ठंडे जल के साथ है, जैसे यदि मैं एग्जांपल ले लूं, कहोगे गुरुजी कौन सी धातु है ठंडे ऑक्सीजन के साथ? देखो सोडियम है, जो पोटेशियम है, ये जो धातुएं थी, जो क्या करती, जब इनकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते थे तो ऑक्सीजन को पाते या वायु को पाते ही जल जाती थी। लेकिन यहाँ जल के साथ अपक्रिया करती हैं, लेकिन ये ठंडे जल के साथ अपक्रिया करती हैं। सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल के साथ अपक्रिया करते हैं, ठंडे जल के साथ अपक्रिया करते हैं, अपक्रिया। ठीक है बच्चा, तो यानी क्या है, देखो ये ठंडे जल के साथ अपक्रिया करते हैं, लेकिन हमारी एल्युमिनियम हुआ, लोहा हुआ, जिंक हुआ, ये जो दो तीन धातुएं हैं, ये किसके साथ अपक्रिया करती हैं? जल वाष्प के साथ। जो जल होती है उसकी भाप के साथ अपक्रिया करती हैं। ठीक है, ये किसके साथ अपक्रिया करती हैं? जल वाष्प के साथ, जल वाष्प के साथ, जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। नोट करते चलना जो नोट्स बना रहे हो, अभिक्रिया करती है। अब गुरुजी कहोगे ठंडे जल के साथ हो गया, जल वाष्प के साथ हो गया, गुरुजी गर्म जल का बता दो। देखो बच्चा, गर्म जल के साथ हमारी मैग्नीशियम ऐसी होती है जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, गर्म जल के साथ। ठीक है, आइए एक चीज और बच्चा, हमारा जो सोना हुआ, गोल्ड, चांदी हुआ, सिल्वर, एजी, और क्या हुआ हमारा, लेड हुआ, सीसा, ये जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करते हैं। ये ऐसी तीन धातुएं हैं, सोना, चांदी और सीसा, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, अभिक्रिया नहीं करते हैं।
तो ये बच्चा हमने क्या पढ़ी, दूसरी केमिकल इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। इसकी पहली जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने कि यदि कोई धातु है, अगर उसकी हम ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराते थे तो हमारी क्या बनता था, वो हमेशा देखो उसमें ऑक्साइड बनता था। जैसे मैग्नीशियम धातु लिया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था, ठीक है, उसमें ऑक्साइड बनते थे। इसमें सिर्फ इसमें ऑक्साइड या धातु का ऑक्साइड बनेगा या तो हाइड्रोक्साइड बनेगा अगर धातुओं की जल के साथ अपक्रिया करेंगे तब। जैसे उसमें देखो मैंने दो चीज बनाया था कि यदि कॉपर की ऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराओगे तो हमारा बन गया था 2CuO बन गया था। मैग्नीशियम की अपक्रिया कराए थे हमने ऑक्सीजन के साथ तो हमारा 2MgO बन गया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था। यानी जो धातुएं होती हैं जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन यदि धातुएं जल के साथ अपक्रिया करें तो धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगी और इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। बच्चा ये चीज हमने पढ़ लिया, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम इसके साथ पढ़ेंगे, अब इसकी तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनती है, तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी लिखो। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, देखो 4-5 तो हमें पढ़ना ही पड़ता है। ऐसे जब आ जाता है धातुएं किसे कहते हैं, धातुओं के भौतिक गुण या रासायनिक गुण लिखो। तो जब भौतिक गुण पढ़ेंगे तो भौतिक गुण आएगा, भौतिक गुण लिखेंगे। रासायनिक गुण पूछेगा तो हमें रासायनिक गुण लिखना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं रासायनिक गुण क्या होते हैं। जब देखो अब हम क्या थर्ड है, रासायनिक गुण, ठीक है। धातुओं की अम्ल के साथ अपक्रिया, अम्ल के साथ, ये तीसरी इसके अम्ल के साथ अपक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया। देखो बच्चा अब अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं। देखो हमने क्या किया ना, एक ही अम्ल खूब बढ़िया सा मिला है जिसका छोटा सा सूत्र रहता है। सबसे बढ़िया हमारा अम्ल मिलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो हमारी जैसे मान लो कि कोई भी लोहा ले लिया, अब कहोगे गुरुजी अम्ल के साथ अपक्रिया कराओगे तो अम्ल हमने क्या ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल गया। तो हमारा बनता है फेरस क्लोराइड, देखो FeCl2 बनता है, FeCl2 बन जाएगा। और इसमें भी क्या होती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, प्लस का हाइड्रोजन गैस। क्रिया को आप संतुलित कर लेना। 2 क्लोरीन है यहाँ पे 1 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन कर लेना। देखो बच्चा मैंने बताया था कभी भी हाइड्रोजन को अकेले मत लिखना। जब कभी अकेले आया हो, किसी के साथ है, जैसे HCl है, यदि क्लोरीन के साथ आ रहा है तो अकेले हाइड्रोजन चलेगा, लेकिन कभी भी हाइड्रोजन अकेले आए कि हाइड्रोजन गैस जब अकेले आए तो उसको कभी एक सिंगल परमाणु के साथ नहीं लिखते हैं। तो धातुएं जो होती है अम्ल के साथ अपक्रिया करती हैं तब देखो क्या बनती है, उनके क्लोराइड बनाती है जिसके साथ अपक्रिया करेंगे। जैसे FeSO4 के साथ बनाएंगे तो अलग अपक्रिया करेंगे, लेकिन हमेशा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैंने एल्युमिनियम के साथ अपक्रिया करा दिया, एल्युमिनियम का HCl के साथ, तो हमारा बन जाता है AlCl3। अब बच्चा दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी, हाइड्रोजन गैस जरूर बाहर निकलेगी। अब रासायनिक अपक्रिया को संतुलित कर लेना। एक एल्युमिनियम गुरुजी 3 क्लोरीन है तो यहाँ पे 3 क्लोरीन कर दो। और जब यहाँ पे 3 क्लोरीन किए तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए, इधर 3 हाइड्रोजन हो गए, क्लोरीन बराबर हो गया, हाइड्रोजन इनबैलेंस हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है, इधर 3 क्लोरीन इधर 3 हाइड्रोजन, ठीक है, इधर 3 हाइड्रोजन करो, इधर 6 कर देना, ये 6 हाइड्रोजन, 6 क्लोरीन 6 एल्युमिनियम 6 3 18, सही है, एल्युमिनियम 6 ना, 6 एल्युमिनियम हो गया। देखो 6 एल्युमिनियम हो गया, क्लोरीन कितने हो गए, 6 क्लोरीन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन 6 क्लोरीन है ना, अब सही है, 2 एल्युमिनियम हो गया, 2 एल्युमिनियम हो गया, क्लोरीन हमारी 6, तो क्लोरीन हमारी 6, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6। अब क्रिया हमारी बैलेंस, ठीक है। तो हमारी एक चीज समझ में आई कि जब धातुएं अम्ल के साथ अपक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं, हमेशा हाइड्रोजन गैस उसमें से बाहर निकालती हैं। ये थी हमारी धातुओं की अम्ल के साथ अपक्रिया। लेकिन अब एक चीज और हम इसमें पढ़ेंगे
कि अगर धातुएं धातुओं से ही अभिक्रिया करें, क्या करें, धातुओं के साथ ही अभिक्रिया। नंबर चौथी प्रॉपर्टी, धातु की धातु से क्रिया, धातु से क्रिया या धातु ऑक्साइड से क्रिया, किसी से भी मतलब उसी के धातु के ऑक्साइड से क्रिया होना चाहिए, उसके लवण से क्रिया होनी चाहिए। ऐसे लिख दो, धातु की धातु लवण से क्रिया, धातु की धातु लवण से क्रिया, अन्य धातु लवण से अभिक्रिया। यदि किसी धातु की अन्य धातु की अभिक्रिया के साथ कराएंगे तो कौन सी हमारी रासायनिक अभिक्रिया बनेगी, क्या बनता है। जैसे देखो, अब इसी में एक चीज को, फर्स्ट चैप्टर जिसे आपने पढ़ा होगा उसमें जरूर एक चीज का ध्यान रखना। उसमें मैंने एक चीज पढ़ाया था कि जैसे जब कोई फेरस होता है CuSO4 के साथ, जैसे मान लो कि ये धातु का ऑक्साइड है, ये कॉपर का ऑक्साइड है या कॉपर का लवण इसे कह सकते हैं, आए लोहे के साथ, देखो धातु है, इसी के धातु के लवण, यानी जैसे मान लो कि कोई धातु है, अब इसके धातु का लवण चाहिए, दोनों से अभिक्रिया कराना है, प्लस का धातु लवण। तो हमने जैसे मान लो कि आयरन धातु ले लिया, अन्य धातु के लवण लेना, देखो मैंने लिखा अन्य धातु, तो जैसे मैंने CuSO4 ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया, ठीक है। तो कहोगे गुरुजी आपने बताया था यहाँ पे क्या होती है, देखो यहाँ पे बनेगा FeSO4 प्लस का Cu। अब कहोगे गुरुजी कैसे बना, आपने बताओ ये। देखो इसमें मैंने एक चीज बताया था, विस्थापन अभिक्रिया, इसमें उस चीज का ध्यान रखोगे, ठीक है, उस चीज का अगर ध्यान रखोगे तो तुरंत बन जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि जो हमारा फेरस होता है कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है। अब विस्थापन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, जब कोई, देखो यहाँ पे क्या किया, इसी के ऑक्साइड से अलग कर दिया, देखो यहाँ पे इसके ऑक्साइड था, इसका लवण था, इसके लवण से इसको विस्थापित कर दिया, फेरस ने इसको विस्थापित कर दिया, इसकी जगह ले लिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया, अगर मैं अभिक्रिया का प्रकार पूछूं तो विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। अगर किसी को उसके अभिक्रिया के साथ क्या करे, उसी के साथ उसके लवण से विस्थापित कर दे तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। यहीं पे देखो, जो अधिक क्रियाशील धातु रहेगी, जब किसी धातु की किसी अन्य धातु के लवण से अभिक्रिया कराएंगे तो उन दोनों धातुओं में से जो धातु अधिक क्रियाशील रहेगी वो उसके विस्थापन कर देगी। अगर कहते गुरुजी आपने Cu की FeSO4 के साथ अगर अभिक्रिया कराते तब क्या होता, गुरुजी आपने बोला था कि हमारा Fe ज्यादा क्रियाशील है। अब जब Fe क्रियाशील है तो कम क्रियाशील वाला विस्थापित ही नहीं हो पाएगा, तो इनके बीच रासायनिक अभिक्रिया होगी ही नहीं। तो कुछ तत्व है, कहोगे गुरुजी हम कैसे जान पाएंगे कि कौन अधिक क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है। तो एक टेबल नोट कर लो, उसे मैं लिख दे रहा हूं, इसे याद कर लेना। सिर्फ इतना ध्यान रखना कौन किसके आगे है कौन किसके पीछे है, इतनी बात का सिर्फ ध्यान देना, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। क्या है, देखो मैं देख करके लिख रहा हूं, सक्रियता श्रेणी, इसे नोट कर लेना। सक्रियता श्रेणी देखो क्या है, एक है पोटेशियम, नोट करो, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम का के, सोडियम का Na, कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, जिंक, एल्यूमिनियम का L, मैग्नीशियम का Mg, कैल्शियम का Ca, आयरन, आयरन का Fe, लेड या जिसे सीसा कहते हैं, सीसा का Pb है, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का H है, कॉपर, मरकरी, कॉपर का Cu, ठीक है, मरकरी का Hg, और उसके पर से सिल्वर गोल्ड आते हैं, सिल्वर गोल्ड, सिल्वर Ag गोल्ड।